जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक संरचना का एक प्रमुख आधार रही है, जिसने हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सस्तरण प्रणाली का आधार स्तंभ रही है। इसने भारतीय समाज को न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभक्त किया, अपितु इसने इन्हें अनेक समूह और उपजातीय समूहों में भी विभाजित किया। जातियों की उत्पत्ति कैसी हुई, किस तरीके से इनका विकास हुआ, आज का हमारा अध्ययन इसी पर दृष्टिगत है। जाति प्रथा की उत्पत्ति देखने के लिए सबसे पहले हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने जातियों की उत्पत्ति भारतीय समाज में मानी है। जाति प्रथा की उत्पत्ति का यदि हम परंपरागत सिद्धांत देखें तो जातियों की उत्पत्ति ईश्वरीय रचना से मानी गई है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त इसका आधार बनता है, जिसमें विराट पुरुष या ब्रह्मा के मुख से जातियों की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है। आगे चलकर यही वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का भी आधार माना गया। इसी तरह हम धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो हुकाट और सेनाट, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि धर्म से ही जातियों की उत्पत्ति हुई, अर्थात राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और राजा का ये मानना था कि ईश्वर प्रदत्त आज्ञाओं का पालन करवाने के लिए, शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे समाज में ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अनेक कार्यों में उसको सहयोग प्रदान कर सके। हुकाट और सेनाट के अनुसार यदि हम देखें तो सेनाट के अनुसार राजा की ये मान्यता थी कि एक शक्तिशाली राज्य के लिए एक शक्तिशाली सेना की जरूरत होती है और सेना के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन सारे कार्यों के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि जातियों के आधार पर ही समाज का वर्गीकरण करके धर्म के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत की बात यदि हम करें तो आर्यों द्वारा अनार्यों को पराजित करना इसका प्रमुख कारण माना गया है। आर्य विजेताओं के रूप में भारत आए, समाज को उन्होंने 2 वर्गों में विभक्त किया, स्वयं विजेता थे। यह वर्गीकरण रंग के आधार पर ही नहीं था, अपितु रक्त की शुद्धता के आधार पर, शारीरिक दृष्टि से, धार्मिक शुद्धि से, इन सभी कारणों से उन्होंने स्वयं को यहाँ के लोगों से, अनार्यों से, दस्युओं से स्वयं को पृथक माना और इसी के आधार पर उन्होंने जातियों का उत्पत्ति का आधार बताया। चूँकि अबडुवायस के अनुसार ब्राह्मण द्वारा अपने लाभ तथा प्रभुता को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा के उदय की बात कही गई। ये मानना था अबडुवायस का कि ब्राह्मण समाज में स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने समाज का सामाजिक स्तरीकरण किया और जिसमें स्वयं को ऊंचे सोपान पर रखा और बाकी जो नीचे के सोपान थे इस पर अन्य वर्गों को और जातियों को रखा। तो ब्राह्मणों ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ये राजनीतिक सिद्धांत लोकप्रिय बनाया कि उनकी श्रेष्ठता के आधार पर ही समाज का अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजन हो पाया। तो इस तरह से हम देखें कि जातियों की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है, जो हुकाट और सेनाट ने दिया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी सहायता के लिए जातियों का उदय हुआ है। और जैसे अलग अलग जातियों के लोग होते थे, उनका अपना एक कुल देवता होता था जिसकी वो उपासना करते थे, तो अपने धार्मिक नियमों की अनुपालना के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा का उदय भारत में देखा गया। धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांत की बात थी। आर्थिक सिद्धांत भी जाति प्रथा की उत्पत्ति का लोकप्रिय हुआ। इसके अनुसार वेजिल, इबिटसन, जे.एस. मिल, नेस्फिल्ड आदि ने अपना ये सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति आर्थिक हितों की सुरक्षा, व्यवसायिक हितों की सुरक्षा तथा श्रम विभाजन के आधार पर हुई। श्रम विभाजन के आधार पर इस तरह से कि जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता था, श्रेष्ठता के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जातियों का वर्गीकरण हुआ। अच्छा कार्य करने वाले व्यवसायिक समूह स्वयं को निम्न कार्य करने वाले व्यवसायिक समूह से श्रेष्ठ मानते थे, उच्चतर मानते थे। तो इस तरह से समाज में उच्चतर और निम्नतर जातियों का उदय हुआ,
जैसे हम देखें बढ़ईगिरी, सुनारी का कार्य, माली, लोहार, मूर्तिकार, रंगरेज, इस तरह से समाज का व्यवसाय के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर और कार्यकुशलता के आधार पर वर्गीकरण हुआ, विभाजन हुआ, जिसमें आर्थिक सिद्धांत भी जाति प्रथा की उत्पत्ति का एक कारण माना गया। भौगोलिक सिद्धांत की यदि हम बात यहाँ पर करें, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर लोगों के समूह के बसने के कारण भी हुई। क्लीबेट के अनुसार एक स्थान विशेष पर बसे समूह के खान पान, रीति रिवाज, परंपराओं तथा अन्य बातों में दूसरे स्थान पर बसे समूह से भिन्नता होती थी और यह भिन्नता ही जातियों की उत्पत्ति का आधार बना। एक जाति विशेष के लोग दूसरी जाति विशेष के लोगों से स्वयं को पृथक मानते थे। इस तरह से हम देखें तो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी आधारों पर जाति प्रथा की उत्पत्ति भारत में देखी गई। जातियों की उत्पत्ति के पश्चात हम देखते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। ये भी हमारे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है कि जातियों की उत्पत्ति के पश्चात जब जातियों का विकास भारत में हुआ तो वो विकास किस तरह से हुआ, उस क्रमागत विकास का अध्ययन भी हम यहाँ पर करेंगे, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि प्रारंभ में हम देखते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग थे, एक था आर्य वर्ग और दूसरा था अनार्य वर्ग। आर्य जब भारत में आए उसके पश्चात ही हमें सर्वप्रथम भारत में सामाजिक विभाजन स्पष्टतः दिखाई देने लगता है। इससे पहले कबीलाई समाज था जिसमें सभी तरह के लोग आपस में मिलजुल कर अपने सामाजिक कार्यों का, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों का संपादन करते थे। किसी भी वर्ग में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, सभी समान रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, सभी को समान रूप से अधिकार मिले हुए थे। परंतु आर्य जब भारतीय समाज में आए तो उनके आगमन के पश्चात अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिला और सामाजिक जीवन में भी जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था के रूप में हमें एक नई व्यवस्था दिखाई दी। इस व्यवस्था को हम जाति प्रथा के विकास के रूप में यहाँ पर देखेंगे। इस विकास को समझने के लिए हम प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन को कुछ समय में विभाजित करते हैं। काल विभाजन के आधार पर हमारा ये अध्ययन निर्भर करेगा। हम देखते हैं सर्वप्रथम कि आर्य जब भारत में आए थे उस समय ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वैदिक काल के आधार पर हमने अपने समय को जाति प्रथा के विकास के रूप में देखा। जाति प्रथा का विकास आर्यों की राजनीतिक प्रभुता, श्रम विभाजन का आधार तथा रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता की भावना, इन सब से मिलकर बना और इन सब के आधार पर ही जाति प्रथा का विकास हम यहाँ पर देख पाए। इसका मूल हमें वैदिक कालीन सामाजिक संस्था वर्ण व्यवस्था में दिखाई देता है। जाति प्रथा का संस्थागत ढांचा ऋग्वैदिक समाज की विशेषता है। ऋग्वैदिक समाज में हमें समाज में दो वर्ग, आर्य वर्ग जो विजेता थे, दूसरा अनार्य वर्ग जो विजित थे, शासित थे। दस्यु वर्ग में जिनको शामिल किया गया, जो आर्यों की सेवा भावना के कार्य से जुड़े थे, इसमें हमें समाज का वर्गीकरण दिखाई देता है। ऋग्वैदिक समाज में आर्य और अनार्य वर्ग से समाज का वर्गीकरण शुरू हुआ। समाज में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और उच्च मानते हुए आर्यों ने पराजित और अपने से हीन जो कबीलाई जनजातियां थीं उन्हें निर्बल मानकर अपना दास स्वीकार किया और इस तरह से सामाजिक वर्गीकरण की ये प्रथम भूमिका हमें यहाँ पर दिखाई दी। सभी वर्ग, दोनों वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते थे। धीरे धीरे जब समाज का क्रमिक विकास हुआ तो ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, इन तीन वर्गों में आर्यों ने अपने आप को विभाजित कर लिया और स्वयं को द्विज कहलाया। द्विज यज्ञोपवीत संस्कार चूँकि आर्यों के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार था और इसके माध्यम से ही वो द्विज कहलाते थे और द्विज का तात्पर्य होता था पुनर्जन्म या दूसरा जन्म। आर्यों ने सामाजिक श्रेष्ठता की भावना से स्वयं को द्विज कहलाया और निम्न जो जातियाँ थीं, निम्न जो वर्ण था, शूद्र वर्ण, उसको इस अधिकार से वंचित रखा। तो हम ऋग्वैदिक काल से ही देखते हैं कि किस तरह से समाज में हमें वर्गीकरण दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जो अब तक गुण एवं श्रम के सिद्धांत पर लचीली व्यवस्था थी, वह अब धीरे धीरे जन्म पर आधारित होने लगी, जटिल होने लगी।
वर्ण का निर्धारण अब जन्म से होने लगा और जाति प्रथा का विकास इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही देखा गया। इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण आद्य अर्थात शोषण करने वाले माने गए, जबकि दोनों की तुलना में वैश्य, जिसे अनश्य बलिकृत कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, विश्व देव कहा गया है उपनिषदों में, तथा शूद्रों की स्थिति में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक शूद्र वर्ण में आर्यतर तत्व का प्राधान्य था, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में अभी भी शूद्र वर्ण को समाज में थोड़ा सा सम्मान मिला हुआ था, जो वैदिक सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों से वंचित रखे गए थे। अब धीरे धीरे उनके सामाजिक जीवन में गिरावट आ रही थी। उपनयन संस्कार पर पाबंदी लगा दी गई, विवाह संबंधी निषेध रखे गए, परंतु शूद्र काल तक, जो शूद्र काल है, यहाँ तक हम देखते हैं कि अभी तक अस्पृश्यता की भावना समाज में नहीं आई थी, ऊंच नीच की भावना यहाँ पे नहीं देखी गई। इस तरह से हम देखें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अभी तक वर्ण व्यवस्था लचीली थी, नरम थी और वर्णों के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कार्य के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण की कार्य को अपना सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात वैदिकोत्तर काल जब आया तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था, जो कि जाति व्यवस्था का पूर्वगामी रूप थी, ये थोड़ी सी जटिल होने लगी। इस युग में उपजातियों का उदय हुआ। पुरोहितों की समाज में प्रभुता और प्रधानता के कारण छोटे छोटे समुदायों का जन्म हुआ। विदेशियों के भारत आगमन और यहाँ स्थायी रूप से बस जाने के कारण भी अनेक नई जाति समूह का जन्म हुआ। अनेक संतानें उत्पन्न हुई जिनको वर्ण संकर जातियों में रखा गया। तो इस तरह से समाज में हम देखते हैं अनेक नई जातियाँ और उपजातियाँ विदेशियों के आगमन के पश्चात देखी गई। सामाजिक इकाइयों का गठन होने से रीति रिवाजों में परिवर्तन एवं जाति बहिष्कार की व्यवस्था भी हमें इस युग में दिखाई देती है। जातियों में विवाह और भोजन संबंधी निषेध इस युग में दिखाई देने लगा। समाज में जाति व्यवस्था का वर्गीकरण दो रूपों में देखा गया। एक उच्च जातियाँ जिसको उत्कट जातियाँ कहा गया, और एक है हीन जातियाँ जिनको कि निम्न जातियाँ मानकर उनके प्रति वितृष्णा का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। समाज में शूद्र वर्ण भी आर्थिक स्थिति के आधार पर दो वर्गों, उच्चतर और निम्नतर जातियों के रूप में विभक्त हुआ। इस तरह से हम देखें तो वैदिक युग का जो अंतिम चरण था वैदिकोत्तर काल था, वैदिक काल के पश्चात का और मौर्य काल से पूर्व का जो समय था, ये समय बहुत ही जटिल समय था, जिसमें धीरे धीरे अब वर्ण व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था और जाति प्रथा के रूप में ये अपना नया जन्म देख रही थी। और जाति प्रथा के रूप में समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित हो रही थी, जिसको हम स्पष्ट रूप से अभी जाति प्रथा के रूप में नहीं देख सकते। समाज में ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावना अब धीरे धीरे आने लगी थी। प्राक मौर्य काल की चर्चा यदि हम यहाँ पे करें तो प्राक मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था में उतार चढ़ाव रहा। वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं को समाज में ऊंचे पायदान पर देखते हैं और इन दोनों में भी जातीय श्रेष्ठता के कारण आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। क्योंकि दोनों ही जातियां समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना चाहती थी, इससे दोनों में संघर्ष की स्थिति इस समय हमें दिखाई देती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो समय है, जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, उस समय समाज की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी। समाज में आर्यों के नियमों की वजह से, ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से, संस्कृत भाषा की वजह से जो सामान्य जन था वो अपने धर्म से, आर्य धार्मिक विश्वासों से धीरे धीरे दूर होने लगा था। चूँकि यज्ञ और कर्मकांड बहुत जटिल हो गए थे, तो ऐसे में अब सामान्य जन जो था वो अपने ईश्वर की आराधना किस तरह से करे, ये भी एक सोचनीय विषय बन गया था। ऐसे में जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध आते हैं, वो जातियों की समानता की बात करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि अब जाति व्यवस्था में भी थोड़ा थोड़ा सुधार की संभावना हमें यहाँ नज़र आने लगती है। तो इस तरह से हम देखें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो अहिंसावादी विचारधारा थी, इस अहिंसावादी विचारधारा से भी अब नई नई जातियाँ उदित होने लगी। जातिगत विचारधारा के कारण जाति प्रथा
शिथिल होने लगी थी। उत्तराधान सूत्र में कहा गया कि कर्म से ही व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है। मौर्य काल की यदि हम चर्चा यहाँ पे करें तो मौर्य काल में जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना का उदय वर्ण व्यवस्था में दृढ़ता के कारण दिखाई दिया। कौटिल्य ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था का निर्धारण किया। उसने वर्णों के अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित किए जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इस युग में जाति प्रथा अधिक कठोर नहीं थी और वर्ण व्यवस्था में ही श्रेष्ठता के लिए संघर्ष दिखाई दिया। मौर्योत्तर काल की यदि हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में चूंकि विदेशी प्रभाव आदि से संस्थाओं का धीरे धीरे स्थिरीकरण होने लगा था, आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य से समाज में वैश्य और शूद्र का महत्व बढ़ने लगा था। विदेशियों के प्रभाव से नवीन जातियां स्थापित होने लगी थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति में नए तत्वों को समावेशित किया। तो हिंदू समाज ने इन विदेशियों को अपने समाज में शामिल करके एक नई जाति व्यवस्था का स्वरूप समाज को दिया। जैसे कि हम देखें गुर्जर जाति जो भारत में बाहर से मानी गई है उसको भारतीय समाज में आत्मसात कर लिया गया। इस तरह से हम देखें तो मौर्य काल के पश्चात का जो समय है मौर्योत्तर काल, जब विदेशियों का भारत में धीरे धीरे से आगमन होने लगा तो इन विदेशियों के प्रभाव से भी समाज में जाति प्रथा में शिथिलता देखी गई और समाज में बाह्य लोगों को भी स्वीकार किया गया। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की चर्चा यदि हम करें तो जाति प्रथा का स्पष्ट विभाजन हमें सर्वप्रथम गुप्त काल में ही दिखाई देता है। गुप्त काल में पुरोहितों पदाधिकारियों को वेतन के स्थान पर भू अनुदान दिया जाता था। इन भू अनुदानों की वजह से समाज में एक नया आर्थिक परिवर्तन हमें दिखाई दिया जिसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ा, क्योंकि भू अनुदानों की वजह से अब स्थायी रूप से नए जमींदार वर्ग का उदय हमें दिखाई देता है जो इस स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे थे। भू अनुदानों की वजह से जाति प्रथा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जनजातियों को ब्राह्मण धर्मावलंबी समाज में शामिल करने तथा अनेक नवीन जातियों का उदय होने से, उनका विकास होने से हमें नई व्यवस्था समाज में दिखाई देती है। जैसे हम देखें तो राजपूत जाति का विकास भी हमें इसी युग में दिखाई दिया। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो समय है समाज में अनेक नई जातियों के विकास का समय देखा गया। 4वीं सदी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य जाति प्रथा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। इस काल में सामाजिक स्तरीकरण बढ़ा, आनुवंशिक व्यवसाय, सजातीय विवाह, अंतर्जातीय भोज, दूरस्थ यात्राओं आदि पर प्रतिबंध से भी जाति प्रथा में मजबूती आई। व्यापार और नगरीकरण की यदि हम बात करें तो चूंकि गुप्त काल में व्यापार को हतोत्साहित किया गया था, नगरीकरण भी अब धीरे धीरे क्षय हो रहा था। इसका भू अनुदानों की व्यवस्था से जाति प्रथा कठोर हो रही थी, क्योंकि एक ही जाति के लोग एक ही स्थान पर जब बसने लगे थे तो इससे जाति प्रथा के बंधन थोड़े कठोर होने लगे थे। तो कठोरता हमें गुप्त युग में जाति प्रथा में दिखाई देती है। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना में सुस्पष्ट विभेद इस युग में किया जा सकता है। प्राचीन युग के अंत तथा मध्य युग के प्रारंभ में विकसित होने वाले नवीन धार्मिक संप्रदायों के अनुयायियों ने भी पृथक जातियों का रूप ले लिया। जैसे कि हम बात करें लिंगायत संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, कबीरपंथी, रामदासी, दादूपंथी आदि, इन्होंने भी समाज में धर्म के आधार पर नई नई जातियों के रूप में एक नए समूह की अवधारणा यहाँ पर समाज को दी। भारतीय दर्शन की यदि हम बात करें तो भारतीय दर्शन में भाग्यवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद आदि की विचारधारा ने भी जाति प्रथा के विकास में योगदान दिया और जाति प्रथा को कठोर बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। प्राचीन काल के अंतिम चरण और मध्य युग के प्रारंभ में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो इसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा के बंधन कठोर होने लगे। लोगों ने अपनी जातियों के नियमों को इतना कठोर कर लिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के नियमों को छोड़कर दूसरी जाति में नहीं जा सकता था। इस तरह से हम देखें प्राचीन काल के अंत तथा मध्य युग के प्रारंभ में मुस्लिम आक्रमणों से भी भारतीय जाति व्यवस्था प्रभावित हुई। जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास की
अवधारणा का अध्ययन करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि इस जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को क्या दिया, इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या हानियाँ हुई। यदि हम देखें तो जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, जाति प्रथा ने हिंदू संस्कृति और धर्म की रक्षा करी। जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप ही जाति के नियम इतने कठोर होते थे, इसके बंधन इतने कठोर होते थे कि जातियां एक वर्ग से दूसरे वर्ग में नहीं जा सकती थी। विदेशियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इन जातियों ने विदेशियों को भी भारतीय समाज में आत्मसात कर लिया, समावेश कर लिया। तो इससे नया स्वरूप हमें भारतीय समाज का दिखाई दिया। हिंदू संस्कृति समन्वय की प्रवृत्ति, अनुकूलता की प्रवृत्ति, ग्रहण की प्रवृत्ति, इन सभी के लिए भी जानी जाती है। समाज में रक्त, वंश और वर्णों की शुद्धता बनी रही। आर्थिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का अभाव होने से व्यवसायों में दक्षता आई, कार्यकुशलता में वृद्धि हुई एवं अनेक नवीन वाणिज्य व्यवसाय विकसित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक प्रगति हुई और आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि देखने को मिली। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक विविधता जाति प्रथा के फलस्वरूप ही दिखाई देती है। भारतीय समाज में विदेशी जातियों और संस्कृतियों का आत्मसातीकरण होने तथा बंधुत्व की भावना से जाति के सदस्यों में एकता, दृढ़ता, संगठन की भावना स्थापित होने से लोक सेवा आदि के विचार भी लोकप्रिय हुए। जाति प्रथा से सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ। इस तरह से हम देखें तो जाति प्रथा ने भारतीय समाज में संगठन की भावना का, एकजुटता की भावना का, समन्वय की भावना का विकास किया। जातियों ने भारतीय समाज को बांध कर रखा, जिसे विदेशी आक्रमण होने के पश्चात भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने अपने को अक्षुण्ण बनाए रखा। अब जाति प्रथा के दोषों की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो जातियों में चूंकि अनेक वर्ग स्तरीकरण देखने को मिले थे। जातियाँ अपने वर्ग अभिमान की वजह से, संकीर्णता की वजह से, पारस्परिक फूट की वजह से और पृथक की भावना की वजह से समाज से स्वयं को अलग मानती थी, जिससे जातियों में आपस में वैमनस्य, कटुता और संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। सामाजिक एकता और संगठन शक्ति की जो भावना थी उसमें, सहकारिता की जो भावना थी उसमें कुछ कमी आई, जिससे हमें सामाजिक विखंडन भी समाज का दिखाई देता है। जाति प्रथा से ही विदेशियों को भारत में आक्रमण करने का और विजय प्राप्त करने का अवसर भी मिल पाया, क्योंकि जातियाँ संगठित होकर विदेशियों का सामना नहीं कर पाई। विदेशी भारत में आते थे और जातियाँ एक दूसरे पर टालती रहती थी कि अमुक जाति ही केवल हमारी रक्षा का कार्य करेगी, अन्य जाति इसमें कोई भी रोल नहीं निभाती थी। तो इस तरह से हम देखें जाति प्रथा के कारण ही विदेशियों को भारत में आक्रमण करने और यहाँ पर निवास करने का अवसर भी मिला। आर्थिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप व्यवसायिक कार्यकुशलता एवं दक्षता में कमी आई। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यवसाय में कुशल होता था तो वो उस व्यवसाय को अपने जातिगत नियमों के कारण नहीं अपना सकता था। इसी कारण हम देखें तो इससे आर्थिक जीवन थोड़ा सा कमजोर और दुर्बल वर्ग के लोगों के रूप में हमें दिखाई देता है, जिससे उनके शोषण में वृद्धि हुई और आर्थिक प्रगति भी अवरुद्ध हुई। जाति प्रथा से कठोर सामाजिक नियमों व प्रतिबंधों के कारण समय, धन और शक्ति का अपव्यय हुआ। सामाजिक गतिशीलता में कमी हुई, जिससे समाज का विकास धीमी गति से हुआ तथा विदेशी संस्कृतियों को भारत पर प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिल गया। सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव भारतीय समाज पर जाति प्रथा का पड़ा वो हमें दिखाई देता है छुआछूत और अस्पृश्यता और ऊंच नीच के रूप में, जिसने वर्तमान में भी भारतीय समाज को प्रभावित कर रखा है। जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप समाज में हीनता की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। समाज में जातियों का जो विभेदीकरण किया गया वो अस्पृश्यता और ऊंच नीच के आधार पर किया गया, जिससे समाज में निम्न और हीन जातियों को दोयम दर्जे का मानकर उनके शोषण में अपना योगदान दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि आने वाले समय में जाति प्रथा ने भारतीय समाज को लंबे समय तक प्रभावित किया। वर्तमान में भी यदि हम चर्चा करें तो जातियों के क्योंकि अपने नियम होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे उस जाति के नियमों की अनुपालना करनी होती है।
है ये नियम खान पान और विवाह से भी संबंधित होते हैं। हालांकि आधुनिक युग में व्यवसाय संबंधी नियम अब इतने जटिल नहीं रहे हैं, परंतु फिर भी देखा जाए तो जाति प्रथा ने प्राचीन काल में भारतीय समाज को काफ़ी प्रभावित किया है और विभिन्न कालों में इसका विकास हमें देखने को मिला। गुप्त काल में स्पष्टतः जाति प्रथा का हमें स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है और इस तरह से जाति प्रथा ने भारतीय समाज को लंबे समय तक प्रभावित किया।